हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग टैक्स प्लानिंग में मेक और बाय डिसीजंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अपना ओन और लीज। 5th पॉइंट, ओन या फिर लीज। सुनना है ध्यान से। ओन मतलब होता है खरीद लेना किसी भी एसेट को अपने खुद के नाम पे, और लीज होता है दूसरे का एसेट को हम यूज़ कर रहे हैं, बस मेरे को राइट टू यूज़ मिला है और बदले में हम क्या पे करेंगे, लीज रेंट पे करेंगे। ठीक है, तो खरीदना है या फिर लीज पे लेना है, वो डिसाइड करने के लिए हमको दोनों ऑप्शन को सही तरीके से इवैल्यूएट करना होगा। अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, हमारा कैश इनफ्लो कितना है, यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, एनपीवी। और अगर हम एसेट को लीज में लेते हैं तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारा एनपीवी कितना है। जिसमें हमारा एनपीवी ज़्यादा होगा वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसी के बेसिस में हम लोग डिसीजन लेंगे। समझ आया? तो जो चीज़ मैटर करेगा ओन और लीज के केस में, वी नीड टू क्या, डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइट चल गया। एक एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग डिटेल में एलाबोरेट करेंगे उसको हम। जैसे एक एग्जांपल है, एक मशीन है, मशीन का दाम है 50,000 रुपीज़ है मशीन का दाम, और मेरे को 50,000 का मशीन लेना है, फाइनेंस्ड थ्रू बैंक से फिनांस करें। सही। और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, लीज में अगर हम मशीन को लेते हैं ना तो लीज रेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे है, मान लेते हैं 12% है, और जो टेन्योर है ना, टर्म, वो कितने साल का है, 4 साल का। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इवैल्यूएट करेंगे दोनों केस को। अगर हम खरीदते हैं या फिर अगर हम उसको लीज पे लेते हैं तो क्या हिसाब आएगा, देखना सर ध्यान से। अगर हम खरीदते हैं ना, वो भी लोन लेके, तो मेरे को क्या पे करना होगा, ईएमआई, मतलब हमको क्या पे करना पड़ेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। सही है। और एनुअल इंस्टॉलमेंट के कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं पहले इंटरमीडिएट लेवल में। जिन लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए बता देते हैं कैसे निकलता है एनुअल इंस्टॉलमेंट। लोन कितने का है, जितना लोन होगा उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर n ईयर्स। अभी होता कैसे देखने ध्यान से। लोन है 50,000 रुपये का, और सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर का खेला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 4 साल।
देखना है इसे ध्यान से। यह है कैलकुलेटर। ऑन की। सबसे पहला मेमोरी क्लियर करना है, 2-3 बार MRC प्रेस कर देना है और वापस से ऑन करना है। रेट है 12%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, रेट कितना है 12%, तो 12 लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वल करने से आ गया पहला साल का PV फैक्टर कितना है 0.892 दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे M+ प्रेस कर देंगे। इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर का जो PV फैक्टर है वो क्या हो गया, मेमोरी में ऐड हो गया। उसके बाद अगला कहानी, इनटू प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे, दूसरा साल का आ गया M+, फिर इक्वल प्रेस करेंगे M+, 3 हो गया, फिर इक्वल प्रेस करेंगे M+, 4 साल, और फिर MRC प्रेस करेंगे तो टोटल 4 साल का PV फैक्टर आ गया। उसका सम कितना 3.0373, 3.0373। जिनको नहीं समझ आया ना उनके लिए ये फॉर्मूला है। सम ऑफ PV निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 + r होल टू द पावर n। 1 रेट तो 12% है ना, यानी कि 0.12। एक बार n का वैल्यू 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, एक बार 4 लेना है, और जो आएगा वो सारे को प्लस कर देना है, आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। तो करने से 50,000 डिवाइड बाई 3.0373 कितने का आएगा, EMI एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगा 16,462 रुपीज़ का एनुअल इंस्टॉलमेंट, सही है। और अगर हम लीज़ पे लेते हैं तो हमको लीज़ रेंट कितना पे करना पड़ेगा, लीज़ रेंट पे करना होगा 15 साल पर एनम, वो भी फॉर कितना साल, 4 ईयर्स, 4 साल, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, देखना है सब ध्यान से कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखना है सब ध्यान से। अभी हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इंस्टॉलमेंट्स का। इंस्टॉलमेंट का हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे होगा, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना है। 4 साल है ना, 1 2 3 4। लोन कितना है, एक कॉलम में लोन होगा, लोन तो 1 लाख रुपए का है। दूसरे कॉलम में होगा इंटरेस्ट। थर्ड वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग को जानना है कि वो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है, यानी कि लोन रीपेड कितना हो गया, और फाइनली बैलेंस लोन कितना बच गया, सही है। सॉरी 50,000 का लोन है ना, लोन 50,000 का है, तो पहला साल इंटरेस्ट कितना भरना होगा, 50,000 के ऊपर में 12% है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कितना लिए हैं, 12% लिए हैं। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 इंटू 12%, विच इज़ 6,000 रुपीज़। और इंस्टॉलमेंट कितने का है, हम लोग निकाले इंस्टॉलमेंट 16,462 का। इंस्टॉलमेंट हो गया 16,462 का। अब ये जो 16,462 रुपीज़ आया है, इसमें 6,000 का इंटरेस्ट है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यानी कि लोन का अमाउंट है, माइनस कर देंगे इसमें से
10,462। समझ आ रहा है? 16,462 में इंटरेस्ट तो दिया है 6,000 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर दिया 10,462। कैसे निकला? इंस्टॉलमेंट में से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। तो लोन 50,000 का लिया था, 10,462 अगर रीपे कर दिया तो बैलेंस कितना बचा 50,000 माइनस 10,462 कितना 39,538 बच गया बैलेंस लोन। तो सेकेंड ईयर में लोन कितना होगा 39,538। अब की बार जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इस बैलेंस अमाउंट के ऊपर में 6%, यानी कि 39,538 के ऊपर में 6%। तो आएगा 2372। इंस्टॉलमेंट कितना है 16,462 है। तो लोन रीपेमेंट कितना हो गया, दोनों को माइनस कर देते हैं। 16,462 माइनस 2372, तो लोन रीपेमेंट हो गया 14,090। लोन कितने का था 39,538, रीपेमेंट हो गया कितना 14,090। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचेगा लोन का 25,448। ठीक है। थर्ड ईयर में लोन कितना है 25,448। इंटरेस्ट कितना भरना होगा 25,448 के ऊपर में, सॉरी वाई 86%, ओहो ये तो 12% है ना, गलत हो गया। 39,538 इंटू 12% कितना होगा 4,744 होगा, 4,745। तो ये लोन रीपेड का अमाउंट चेंज होगा 16,462 11,717। तो बैलेंस लोन भी चेंज हो जाएगा 39,538 माइनस 11,717। 27,821। थर्ड ईयर में 27,821 बचा बैलेंस लोन, इसके ऊपर 6%, सॉरी 12% यार, 6% क्यों आ रहा है दिमाग, ये हो जाएगा 33,338। इंस्टॉलमेंट कितने का है 16,462 का, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 3338। तो लोन रीपेमेंट कितना हो गया, लोन रीपेमेंट हो गया अपना 13,124। तो बैलेंस लोन कितना बचेगा, लोन का अमाउंट है 27,821, उसमें से माइनस कर लेंगे अपने 13,124, कितना बचेगा 14,697। सही है। लास्ट ईयर में थोड़ा अलग होगा। फोर्थ ईयर में लोन का अमाउंट कितना बचेगा 14,697, इंस्टॉलमेंट तो 16,462 का ही जाएगा, है ना। इंटरेस्ट जो है हम लोग बैलेंस करके निकालेंगे। लोन है 14,697 और इंस्टॉलमेंट पे कितना हो रहा है 16,462। तो ये वाला जो बचेगा ना बैलेंस अमाउंट जो बचेगा वो होगा इंटरेस्ट 162 माइनस 14,697, 1,765 रुपीज़ क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। बाकी पूरा लोन रिपेड हो गया और बैलेंस लोन बच गया 0। समझ आया। ये हम लोग क्या किए, इंस्टॉलमेंट का एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि अपना नेट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, देखना है सर। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। चार साल है, ईयर 1, 2, 3 एंड 4। इंस्टॉलमेंट कितने का है, इंस्टॉलमेंट है
16,462 का। ठीक है, इंटरेस्ट कितना चुकाया जा रहा है? इंटरेस्ट हो जाएगा अपना, ये हम लोग निकाले इधर, पहला साल का 6,000, दूसरे ईयर का 4,745, तीसरे ईयर का 3,338, फोर्थ ईयर का 1,765। ये इंटरेस्ट हो गया। एक चीज़ मेरे को डेप्रीसिएशन भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एसेट खरीदेंगे तो डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे ना। ओके, डेप्रीसिएशन का जो मेथड है ना वो मैटर करता है। अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का मेथड दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हम लोग WDV मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन का कुछ लिए नहीं है। मान लेते हैं डेप्रीसिएशन जो है ना वो कितना है, वो है अपना सेल्स फॉर एग्जांपल 20% ले लेते हैं, 20% WDV। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कितना होगा? एसेट का नाम है 50,000, 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो पहला साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 10,000 रुपये। एसेट का कॉस्ट है 50,000, उसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 40,000। अब WDV मेथड में 40,000 पे 20% चार्ज करेंगे तो कितना बचेगा? 8,000। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो लोग लग रहा है शायद डेप्रीसिएशन नहीं किए हैं। फिर थर्ड ईयर में उसका वैल्यू हो गया एसेट का 32,000, उसके ऊपर में 20% 6,400, और फोर्थ ईयर में भी 20% 5,120। कैसे करते हैं? नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। एसेट का कॉस्ट है 50,000 इंटू 20% किए तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, माइनस इक्वल कर दिए तो बुक वैल्यू, फिर इंटू 20% किए तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, और माइनस इक्वल प्लस किए तो बुक वैल्यू, फिर इंटू 20% प्लस करेंगे तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, माइनस इक्वल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू, फिर इंटू 20% किए तो ये आ गया फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। यह हिसाब समझ आया? आगे का जो कहानी है वो बड़ा सिंपल है। अब हम लोग को क्या करना होगा? इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन का टोटल निकालना है। मतलब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ऐड करने पे कितना होगा? ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 12,745, ये हो जाएगा 9,738, ये हो जाएगा 6,885। ये इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। और फाइनली हमको टैक्स सेविंग निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एक्सपेंस के वजह से टैक्स कम होता है ना, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो एक टाइप का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के वजह से क्या हो जाएगा? टैक्स कम हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग टैक्स सेविंग निकाले हैं। और टैक्स का रेट हम लोग को दे दिया रहेगा क्वेश्चन में। मान लेते हैं टैक्स का जो रेट है ना वो 30% है क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन मिला के कितना है? 16,000 रुपया, 16,000 इंटू टैक्स है 30%, तो आएगा टैक्स सेविंग 4,800। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है हम लोग को, और 30% किसका? 16,000 का, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन मिला के। सिमिलरली 1,2,745 का 30% कितना आएगा? 3,823। फिर 9,738 का 30% कितना आएगा? 2,921।
एंड 6885 का 30% कितना आएगा 2066, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे नेट कैश आउटफ्लो। ये कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट है 16,462 का, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग टैक्स सेविंग, तो कितना आ जाएगा 16,462 माइनस 4800, तो ये होगा 11,662, ठीक है ना। दूसरा 16,462 माइनस इसका टैक्स सेविंग कितना है 3823, तो आएगा 12,639। थर्ड ईयर का 16,462 माइनस टैक्स सेविंग कितना है 2921, तो ये आ जाएगा 13,541। फोर्थ ईयर का 16,462 माइनस 2066, तो ये आएगा 14,396। ये हो गया नेट कैश आउटफ्लो अगर हम एसेट को ओन करते हैं तो, यानी कि खरीदते हैं लोन लेके, समझ आया। अब वक्त आ गया है लीज का लेके करने का। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो जब हम एसेट को लीज पे लेंगे तो, ठीक है ना। तो लीज रेंट कितना है, लीज रेंट है 15,000, इसमें से बस माइनस कर देंगे 30% जो कि टैक्स का अमाउंट है। सो 15,000 इंटू 30% करने से आएगा 4500 और माइनस कर देने पे 30% ऑफ 15,000 हो गई, माइनस करने से आएगा 10500, ये हो गया लीज रेंट। यानी कि इसका नेट कैश आउटफ्लो है 10,500, ठीक है ना। देखने पे तो लीज ही कम लग रहा है, फिर भी एक स्टेप और है जिसको करके देखना होगा हम लोग को। सी फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्या चीज़ का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और 4 साल है, 1 2 3 4, मेरे को पीवी फैक्टर चाहिए एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, इंटरेस्ट मीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा ना तो जो इंटरेस्ट का रेट दिया है वो ले लेंगे 12%, या आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना हो जाएगा, सेम रूल 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल करेंगे, तो पहला साल का पीवी आ जाएगा 0.8928। दूसरे साल का पीवी कैसा होगा, इनटू इक्वल प्रेस कर देंगे 0.7972। थर्ड ईयर का वापस से इक्वल 0.7117। फोर्थ ईयर का 0.6355। एक बार वापस से दिखा देते हैं, देखना है ध्यान से। रेट है 12%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, रेट 12% है, इसी के लिए 1.12 लिए नीचे, इक्वल प्रेस कर दिए तो पहला ईयर का पी फैक्टर आ गया। फिर इंटू प्रेस किए और इक्वल करने से दूसरा ईयर का पीवी आएगा, फिर इक्वल प्रेस करने से थर्ड ईयर का पीवी, फिर इक्वल प्रेस करने से फोर्थ ईयर का पीवी, फिर इक्वल प्रेस करने से फिफ्थ ईयर का पीवी, ऐसा चलता जाएगा। बट अपना ईयर जो है वो क्या है, 4 ईयर्स है। अभी 2 चीज़ को कंसीडर करना है, एक हो गया अगर हम लीज पे लेते हैं तो क्या है, और एक अगर हम खुद खरीदते हैं तो क्या हिसाब है। अगर हम लीज पे लेते हैं तो लीज रेंट कितना है अपना, पहला साल का 10,500, 10,500, 10,500, 10,500। और अगर हम ओन करते हैं तो इसका नेट कैश आउटफ्लो कितना आएगा,
ऑन करते हैं तो इसका नेट कैश आउटफ्लो हम लोग निकाल के रखें, ये रहा 11,662, 12,639, 13,541, 14,396, 11,662, 12,639, 13,541 और 14,396, ये हो गया कैश आउटफ्लो। और फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कैसे निकलेगा, जो लीज रेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर से, और हर साल का लीज रेंट को हर साल का अपना पीवी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10500 इंटू 0.8928 कितना आएगा, 9374.4 है, ये आएगा 8371 7474 6673 और फिर इसका टोटल कर देंगे बाद में। सिमिलरली अगर हम खरीदते हैं तो उसका कैश आउटफ्लो मेरे को पता है, पहला साल का कैश आउटफ्लो को हम पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11662 इंटू 0.8928 ये आएगा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पहला साल का आएगा 10412, दूसरा साल 0.7972 इंटू 12369 9860। समझ में आ रहा है? तो हम कर क्या रहे हैं, कैश आउटफ्लो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीवी फैक्टर से, इसी के लिए पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आ रहा है। फिर 0.7118 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 13541 से, तो ये आएगा 9638। फिर 0.6355 को मल्टीप्लाई करेंगे 14396 से, तो ये आया 9149। टोटल कर दिए, ऐड करने से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा सबका। टोटल 39059 आया पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। और पीवी ऑफ लीज रेंट कितना आएगा, ये होगा 31892, ये हो गया पीवी ऑफ लीज रेंट। तो किस में सस्ता पड़ रहा है, अपना लीज में सस्ता पड़ रहा है ना। अगर हम लीज में लेते हैं तो आउटफ्लो हो रहा है 31892, और अगर हम खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो कितना हो रहा है 39059। तो 39,000 तो महंगा है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर में लिखेंगे कि पीवी ऑफ लीज रेंट इज लेस देन पीवी ऑफ cash outflow if asset is owned। ठीक है ना। therefore leasing option is preferred। इसी के लिए हम लोग लीजिंग वाला ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। दैट्स इट। आई होप समझ आया सभी कोई को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ के बारे में होगा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टैक्स प्लानिंग ऑन एम्प्लॉयज रेम्युनरेशन।
टैक्स प्लानिंग ऑन एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन। बड़ा सिंपल है, बस खाली सुनने का है ध्यान से। एम्प्लॉय का रेमुनरेशन कौन फिक्स करता है? एम्प्लॉयर। एनीवेज, एम्प्लॉय का रेमुनरेशन कौन फिक्स करता है? एम्प्लॉयर। तो जब एम्प्लॉयर रेमुनरेशन फिक्स कर रहा होता है ना, यानी कि एम्प्लॉयर या फिर कोई भी पर्सन जिसको एम्प्लॉयर ऑथराइज किया है अपने बिहाफ में, वो जब रेमुनरेशन फिक्स करेगा तो कुछ चीज़ के बारे में ध्यान देना होगा जो टैक्स प्लानर है उसको। सबसे पहला चीज़ जिसके बारे में ध्यान देना है वो है जो एम्प्लॉई का रेमुनरेशन है ना, ये एम्प्लॉई का रेमुनरेशन एम्प्लॉयर के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। समझ आया? ये है एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉयर। और किसका इनकम है? ये है एम्प्लॉई का इनकम है। समझ आया? तो जाहिर सा बात है, अगर मालिक के लिए एक्सपेंस है तो मालिक इसका क्या करेगा? डिडक्शन क्लेम करेगा। और डिडक्शन कैसे क्लेम करेगा? वो पीएल के डेबिट में लिखेगा सैलरी बोल के, या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये एम्प्लॉय का इनकम है तो एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। वो भी कौन से वाले हेड में? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके बारे में हम लोग टैक्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? तो पहला जो चीज़ ध्यान देना है एम्प्लॉय का रेमुनरेशन के केस में वो है कि जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करेगा बाय द वे ऑफ सैलरी हो गया, या फिर कोई सा भी अलावेंस हो गया, या फिर कोई सा भी परक्विजिट्स हो गया। परक्विजिट्स के बारे में आई होप सभी को पता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, फ्री यूज़ ऑफ कार हो गया एंड ऑल। तो इसका डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को। वो भी कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस नेचर का है, मतलब रेवेन्यू नेचर का है और ये बिजनेस एक्सपेंसेस है। सिमिलरली अगर सैलरी पे हो रहा है आउटसाइड इंडिया, अगर उसमें से टीडीएस काट लिया जाता है पेमेंट करने के पहले, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉयर को। अगर टीडीएस नहीं काटता है तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करवा देता है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय को, क्योंकि वो उसके लिए एक्सपेंस है। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देता है, कमीशन देता है, कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के लिए पैसा देता है। ये सारे चीज़ का डिडक्शन एम्प्लॉयर क्लेम कर सकता है। सिमिलरली अगर एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है 10,000 से ज़्यादा रुपया कैश में या फिर बियरर चेक में, तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग टैक्स प्लानिंग एम्प्लॉय के केस के बारे में बात करें तो वहाँ पे दो चीज़ के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहला, एम्प्लॉय का टैक्स अगर बचाना है तो सबसे पहला चीज़ जो एम्प्लॉयर को ध्यान देना होगा कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एग्रीमेंट होता है ना सैलरी के बारे, मतलब सैलरी को लेके, तो सबसे पहला चीज़ डियरनेस अलावेंस। ये डियरनेस अलावेंस क्या होना चाहिए? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए। अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो इससे एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा एग्जेम्पशन या फिर डिडक्शंस क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय। वो भी कब कब? जब हम लोग ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करेंगे तब, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का कैलकुलेशन करेंगे तब। समझ में आ रहा है? जब हम लोग एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तब ये काम में आता है। ठीक है ना? अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हुआ तो। दूसरा, एक और चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, वो है परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है
और वो सैलरी का नेचर कुछ ऐसा है कि एम्प्लॉई टर्नओवर अचीव किया है और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज कमीशन फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स जो है वो सैलरी का ही पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट है और उसको सैलरी बेसिक सैलरी में ऐड करना होगा कैलकुलेशन करने के टाइम, ग्रेच्युटी का, HRA का, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF का। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, समझ आया। फिर हम लोग जानते हैं पेंशन दो टाइप का होता है, एक अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल है सभी एम्प्लॉय के लिए, लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन है ना वो जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल है दोनों एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सिमिलरली कम्यूटेड पेंशन जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये एडवाइजेबल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना पेंशन को कम्यूट करा दे टैक्स पर्पस के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी क्या करे, वो भी कम्यूट कर ले, यानी कि कम्यूटेड पेंशन ले ले। आई होप सभी को समझ आया। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फिक्स मेडिकल अलाउंस देता है एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीना, तो वो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसी के लिए एम्प्लॉय को कभी भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वाला ऑप्शन को नहीं अवेल करना चाहिए, ठीक है। उससे उसको नुकसान है, बल्कि एम्प्लॉयर को बोलना चाहिए कि वो खुद कोई मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करके दे। इससे क्या होगा, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का होगा और एम्प्लॉय को टैक्स नहीं पे करना होगा। समझ आया। नेक्स्ट है अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस के केस में। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है फ्री में घर, और हाउस रेंट अलाउंस है हर महीना कुछ पैसा मिलेगा। तो ये एम्प्लॉय का ड्यूटी है, कभी भी ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो उसके पहले दोनों का कैलकुलेशन कर ले वो अच्छी तरीके से। देखे कि हाउस रेंट अलाउंस के केस में इनकम कितना आ रहा है और दूसरा रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में इनकम कितना आ रहा है, और उसी के बेसिस में डिसीजन लिया जा सकता है। जिसमें इनकम कम होगा वही वाला ऑप्शन अवेल करेगा एम्प्लॉई, ठीक है। दैट्स इट। और बाकी जो है वो अभी बहुत सारा है, उसको रीड करने से ना समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ है वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। हम लोग टैक्स में पढ़े हैं, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो भी कितना, अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर के लिए एडवाइजेबल है कि वो एम्प्लॉय का टैक्स बचाने के लिए 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करे प्रोविडेंट फंड में। दैट्स इट। बाकी पढ़ लेने से ना समझ में आ जाएगा। ये है अपना सम्स, ये है अपना थियरी पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सम्स करेंगे इसका। ओके, अभी हम लोग सम्स करेंगे। आई होप स्टडी मैट सभी को के पास है, ये रहा। जिनके पास नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 240 हम लोग का स्टडी मैट का। एग्जाम्पल ऑन मेक और बाई लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट्स, द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू आइदर मेक और बाई फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। component Y is used from the market, component Y used in manufacture of the sets। तो क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट मैन्युफैक्चर करता है, कंपनी के पास ऑप्शन है या तो वो खरीदे मार्केट से कंपोनेंट वाई या फिर खुद बनाए। डिटेल्स दे दिया है, द कंपोनेंट्स विल बी मैन्युफैक्चर ऑन न्यू मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपया विथ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। मटेरियल चाहिए 2 रुपया पर केजी, और भी इतना सारा डिटेल्स हम लोग को दे दिया है। टोटल लिखा हुआ है 25,000 कंपोनेंट्स हर साल चाहिए, मटेरियल चाहिए 25,000 केजी
और लेबर का रिक्वायरमेंट है 50,000 आवर्स। द कॉम्पोनेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 4.30 पर पीस। विल इट बी प्रॉफिटेबल टू मेक और बाई द कॉम्पोनेंट? डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ कॉम्पोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन एग्जिस्टिंग मशीन? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी समझ करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखना है सर, पेज नंबर 240 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? 25,000 यूनिट्स का। तो मेक और बाय डिसीजन के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस के साथ। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है। सबसे पहला क्या चाहिए अपने को, मटेरियल चाहिए। मटेरियल कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मटेरियल है, कहाँ गया, हाँ, मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 25,000 kg और एक kg का मटेरियल का कॉस्ट है 2 रुपया। तो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा 25 × 2 कितना, 50,000 रुपीज़ का मटेरियल। उसके बाद क्या है सर, अच्छा मशीन का दाम है 1 लाख रुपया और लाइफ है 10 साल। तो डेप्रीसिएशन तो हो गया 10,000, लेकिन डेप्रीसिएशन अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, इसी के लिए हम लोग इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद मटेरियल के बाद हम लोग को लेबर का कॉस्ट चाहिए। टोटल कितना आवर्स दिया हुआ है, टोटल 50,000 आवर्स दिया हुआ है और एक एक घंटे का रेट कितना है, 30 पैसा क्वेश्चन में दे दिया है। और 30 पैसे के हिसाब से कितना हो गया, पर 30 पैसे पर आवर है, तो 50,000 × 30 पैसे कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा मटेरियल लेबर। उसके बाद क्या है दूसरा, नेक्स्ट है अदर वेरिएबल ओवरहेड। अदर वेरिएबल ओवरहेड कितना रुपया है, 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है अपना अदर वेरिएबल ओवरहेड के बाद है फोरमैन का सैलरी। फोरमैन का सैलरी कितना है, फोरमैन का सैलरी 1500 पर मंथ, ओके 1500 रुपया पर महीना। तो ये हो जाएगा 1500 × 12 कितना, 18,000 रुपया। फिर क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं है। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको इग्नोर कर दिया गया। सो टोटल कितना रुपया लग रहा है, 50,000 एंड 15,000, 65,000, 65, 85, 95, 1,03,000 रुपीज़ लग रहा है। ये कितना केजी के लिए, ये लग रहा है 25,000 केजी के लिए, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और डेप्रीसिएशन जो है वो कितना है, एसेट का दाम है अपना, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है सर। डेप्रीसिएशन जो है ना यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्या है कि यहाँ पे हम लोग को टैक्स तो दिया हुआ नहीं है। अगर टैक्स दिया होता ना तो इसमें बहुत झंझट हो जाता। हम एक करके दिखाएंगे कैसे झंझट होता। फिलहाल देखना है डेप्रीसिएशन कितना होगा। डेप्रीसिएशन होगा, एसेट का दाम तो 1 लाख रुपया है ना, और अपना टोटल जो यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कितना होगा, टोटल यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग 25,000 यूनिट पर एनम, एक साल का 25,000 यूनिट। तो अपना 10 साल में टोटल कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, 2,50,000, यानी कि डेप्रीसिएशन होगा 0.40 रुपीज़
वो भी पर यूनिट। सही है। वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला? 1,03,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 1,03,000 एक साल का वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल यूनिट है 25,000 रुपया। सो 1,03,000 डिवाइडेड बाई 25,000 हो जाएगा 4.12। अब वक्त आ गया आंसर लिखने का। लिखा है विल इट बी प्रॉफिटेबल टू मेक और बाई द कंपोनेंट्स। तो पहला पार्ट का आंसर देने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इफ न्यू मशीन इज परचेज्ड, अगर नया मशीन हम खरीदते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा इसका 4 रुपया 12 पैसा प्लस डेप्रीसिएशन वाला अमाउंट को भी ऐड कर देना है सर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अभी टैक्स पढ़ रहे हैं, कॉस्ट नहीं पढ़ रहे। और अपना परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? अपना परचेज प्राइस पर यूनिट है कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रुपीज़ 30 पैसा, 4 रुपया 30 पैसा। तो कौन सा सस्ता हुआ? 4 रुपया 52 सस्ता हुआ ना, 4 रुपया 30 पैसा सस्ता हुआ, 4 रुपीज़ 30 पैसा। तो इस केस में एडवाइस हम लोग क्या देंगे? हम लोग एडवाइस देंगे कि प्रोडक्ट शुड बी परचेज्ड या फिर बॉट, कुछ भी बोल सकते हैं, खरीदना चाहिए। ये पहला है। दूसरा लिखा है उसी में व्हाट विल बी योर आंसर, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग मशीन। अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, पुराना मशीन है, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगा ना वो होगा एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। कितना? 4 रुपया 12 पैसा। और परचेज प्राइस कितना है पर यूनिट? परचेज प्राइस पर यूनिट हो जाएगा रुपीज़ 4 रुपया 30 पैसा। तो कौन सा सस्ता हुआ? 4 रुपया 12 पैसा सस्ता हुआ ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, एडवाइस हम लोग क्या देंगे? एडवाइस देंगे द प्रोडक्ट शुड बी मेड। खरीदना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। समझ में आया? ये एकदम सिंपल सम था, क्योंकि यहाँ पे झंझट नहीं था। अभी झंझट वाला पार्ट को हम अभी रेज करते हैं सर। देखो सर झंझट कहाँ पे आएगा। मान लेते हैं सपोज रेट ऑफ टैक्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, रेट ऑफ टैक्स कितना है? मान लो सर 2 मिनट के लिए रेट ऑफ टैक्स 30% है। ठीक है, तो कहानी क्या होगा? हम लोग डेप्रीसिएशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सी ध्यान से, 10 साल है ना, तो डेप्रीसिएशन ईयर 1 का, ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमको 10 साल का पहले डेप्रीसिएशन चाहिए। और डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है क्या सर? नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन हम लोग तो टैक्स पढ़े हैं, टैक्स पढ़े हैं। और एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि डेप्रीसिएशन मशीन के ऊपर में कितना % चार्ज किया जाता है सर? 15%। लेकिन ये हम लोग पढ़े थे सेक्शन नंबर 32 में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो प्रोडक्शन करता है किसी भी आर्टिकल का, तो वहाँ पे एडिशनल डेप्रीसिएशन चार्ज होता है ना सर। वो भी कितना %? 20%। तो कुल मिला के
15% और 20%। फर्स्ट ईयर में हम लोग कितना परसेंट डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे? 35% का हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे पहला साल में, क्योंकि एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है ना वो खाली नए वाले मशीन पे चार्ज किया जाता है। सेकेंड ईयर से तो वो मशीन पुराना हो गया, तो हम लोग 15% करके डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। समझ आ गया? यह है कहानी। अब क्वेश्चन के हिसाब से एसेट का दाम कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से एसेट का दाम है अपना 1 लाख रुपीज़ इनटू पहला साल का डेप्रीसिएशन 35% कितना होगा? पहला साल का डेप्रीसिएशन होगा 35,000। सेकेंड ईयर, अच्छा 1 लाख से माइनस किए 35,000 को, तो बैलेंस बचा 65,000। तो उसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे? इनटू 15%। तो सेकेंड ईयर से डेप्रीसिएशन आएगा 9750। वैल्यू कितना होगा? माइनस इक्वल किए 55250 के ऊपर में 15%, ये हो जाएगा 8288। समझ में आया सर? ये हो कैसे रहा है ऐसा? कॉस्ट है 1 लाख रुपया, पहला साल का डेप्रीसिएशन 35% 35,000 हो गया, बैलेंस हुआ 65,000। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 15% होगा 9750, बैलेंस कुछ एक आएगा। फिर थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन होगा 15% ऑफ 56250 8288 ऐसा। फिर फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन 15% 7044। फिफ्थ ईयर का 15% 100। ये होगा 5988। फिर होगा 5089। फिर 4326। फिर होगा 3677। फिर होगा 3126। फिर 2657। ये हो गया पूरा 10 साल का हम लोग डेप्रीसिएशन निकाल लिए हैं। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ टैक्स। तो 30% हम लोग को रेट ऑफ टैक्स तो 30% दिया हुआ है ना। अमीडो से अगर 30% दिया होता तो क्या करते? हम लोग निकालते हैं टैक्स ऑन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन पे 30% टैक्स कितना आएगा? पहला साल का होगा 10,500, दूसरे ईयर का 2925, तीसरे ईयर का 5। ये हुआ टैक्स ऑन डेप्रीसिएशन। सही है। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ रहेगा अगर सम में, तो मेरे को पीवी फैक्टर चाहिए एट द रेट ऑफ 10%। तो 10 साल का पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1/1.1 इक्वल 0.909। ये सब दे दिया हुआ रहेगा सम में।
दूसरा ईयर का 0.826, तीसरा ईयर का 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621, फिर 0.564, फिर 0.513, फिर 0.466, फिर 0.424, फाइनली 0.385। ये आ गया पी फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। कैसे होगा, जो टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू से, तो 10500 इंटू 0.909, ये होगा 9544, फिर 2925 इंटू 0.826, ये होगा 2416, 2486 इंटू 0.751, ये हो जाएगा 1867, ये होगा 1443, 1796 इंटू 1621, होगा 1115, 1527 इंटू 0.564, ये होगा 861, 1298 इंटू 0.513, 666, 1103 इंटू 0.466, ये होगा 514, 938 इंटू 0.424, ये होगा 398, होगा 307। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीवी ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। टोटल आएगा पीवी ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन 19131। सही है, देखो सर ध्यान से, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख रुपीज़, लेस करेंगे हम लोग पीवी ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन 19131, बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा 80869। ये माना जाएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू 10 ईयर का, डेप्रिसिएबल वैल्यू फॉर 10 ईयर्स। अभी प्रोडक्शन कितना होगा 10 साल में, प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स होगा हर साल 25,000, यानी कि 2.5 लाख यूनिट का डेप्रिसिएशन होगा। तो अपना डेप्रिसिएशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएबल वैल्यू है 80869 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख रुपए, होता है 0.323। ये झंझट करना पड़ता डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालने के लिए, लेकिन इतना कुछ तो दिया हुआ नहीं है सम्स में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। आई होप ये समझ में आया सभी को। तो कहने का मतलब है, अगर रेट ऑफ टैक्स दिया होगा 30% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा सम्स में 10%, तो फिर हम लोग डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऐसे निकालेंगे। और जो हम लोग डिसीजन दिए थे ना पहले, ये डिसीजन भी अपना चेंज होता थोड़ा, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर यूनिट चेंज हो जाता, और ये भी हो सके तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।